हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल बायोनीट सिंह सर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और आज इसका 9th टेस्ट था। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो आइए सेशन स्टार्ट करें। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। नोबल मिशन है माय मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मेनी MTPs आर परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या है? इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन। इंटेंशनल और वॉलेंट्री, इच्छा से कराया जाएगा किसका? अनवांटेड प्रेगनेंसीज। किस वजह से हुई हो? ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड और कैजुअल इंटरकोर्स। दूसरा रेप। तीसरा फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव को अडॉप्ट किया हुआ था, उसका फेलियर हुआ है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। और इसके बाद फैटल है अगर वो कंडीशन, प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन अगर फैटल है मदर के लिए, फीटस के लिए या दोनों के लिए, तो उस कंडीशन में वी कैन गो फॉर MTP। MTP ये इंडिया में लीगलाइज किया गया था 1971 में, अमेंडमेंट हुआ है इसका 2017 में। इट इज़ सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन ये अमेंडमेंट के बाद अप टू 24 वीक्स तक परफॉर्म की जा सकती है विद द कंसेंट ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की कंसेंट के बाद। मेडिकल मेथड्स भी होते हैं, सर्जिकल मेथड्स भी हैं। तो ये टोटल नंबर कितना है? ये 45 to 50 मिलियन, ये 1/5 है टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज का। तो 91 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4th पेज नंबर है ये NCERT 246 पर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 92, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। ह्यूमन हार्ट आर मायोजेनिक टाइप, ह्यूमन हार्ट इंटरगैलेक्टेड डिस्क का प्रेजेंट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, मायोजेनिक मतलब मायो मीन्स मसल, जेनिक मीन्स टू जनरेट। यहाँ पर कार्डियक मसल में खुद ये एक्टिविटी होती है इम्पल्स जनरेशन की, तो इस वजह से इसे मायोजेनिक बोला जाएगा। अगर नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से होती है तो उसे बोलते हैं न्यूरोजेनिक। तो ये स्टेटमेंट सही हुआ। इन ह्यूमन हार्ट इंटरकलेक्टेड डिस्क का प्रेजेंट, ये भी सही है। इंटरकलेक्टेड डिस्क में गैप जंक्शंस होते हैं, 2 सेल्स के बीच में होंगे इंटरकलेक्टेड डिस्क। गैप जंक्शंस की वजह से ये फंक्शनल सिंसीशियम का काम करेगा। पूरे का पूरा जो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर होगा वो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, जो एट्रियल मसल्स हैं वो पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में। तो फंक्शनल सिंसीशियम, सिंसीशियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पर मायोजेनिक किस वजह से? ऐसे नोड, AV नोड, ये जो नोडल टिश्यू है, ये कार्डियक मसल्स की सेल्स जो मॉडिफाइड होती हैं नोडल टिश्यू में, तो ये इम्पल्स जनरेशन का काम कर रही हैं, इस वजह से इसे मायोजेनिक बोला जाएगा। तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, NCERT 1 पेज नंबर 198 to 201। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 93, इसमें दिया हुआ रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड इन विच फेज ऑफ मियोसिस। तो रिकॉम्बिनेशन की शुरुआत भी पैकेटीन में होती है और कंप्लीशन भी पैकेटीन में। स्टार्ट एंड एंड्स, स्टार्टिंग भी यहीं पर और एंड भी यहीं पर पैकेटीन में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, और इसमें एंजाइम मीडिएटेड स्टेप है। एंजाइम कौन सा होगा? रिकॉम्बिनेज। पैकेटीन में टेट्राड स्टेज क्लियरली विजिबल होगी। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पैकेटीन के लिए ध्यान रखने हैं। टेट्राड स्टेज क्लियरली विजिबल, अगर टेट्राड स्टेज के फॉर्मेशन के लिए पूछा जाएगा तो वो होगा जाइगोटीन स्टेज में, क्लियरली विजिबल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 93rd का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन
और उससे पहले इसका पेज नंबर ये 126 पर दिया हुआ है जहाँ से ये फ्रेम किया गया है पैकेटीन। Next question 94. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. In neem, the leaf is pinnately compound type. तो दो तरीके की लीफ हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में क्या है, लीफ लैमिना का जो मार्जिन होगा वो इंटैक्ट है, कंप्लीट है, या फिर अगर ये बाइसेक्टेड है भी तो भी इंसिजन जो है वो मिडरिप तक नहीं पहुंचेगा। तो ये सिंपल टाइप होगा दोनों। और कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में इंसिजन जो होता है वो मिडरिप तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लीफलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मिडरिप जो है ये रैकेस रिप्रेजेंट्स द मिडरिप, तो ये सही है। नीम लीफ इज पिन्नेटली कंपाउंड। इन लीफ ऑफ नीम इंसिजन्स ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरिप ब्रेकिंग इनटू ए नंबर ऑफ लीफलेट्स। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 94 इज़ 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 1 पेज नंबर 60 और 61 से। नेक्स्ट 95, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रूट हेयर। रूट हेयर के लिए पूछा गया है। रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सही है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं रूट हेयर्स। प्रेजेंट इन रीजन ऑफ मैचुरेशन ऑफ द रूट। तो रूट में 3 जोन्स हैं। ये रूट कैप, यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक जोन जहाँ पर सेल्स डिवाइड करेंगी एक्टिवली। ये फिर यहाँ पर एलोंगेशन जोन, जोन ऑफ एलोंगेशन, और यहाँ पर ये मैचुरेशन जोन। और मैचुरेशन जोन में ही प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स यहाँ पर। तो मैचुरेशन जोन इज नोन एज रूट हेयर फॉर्मेशन जोन। इट इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी सही है। एपिडर्मल सेल्स फॉर्म द रूट हेयर, ये भी सही है। रूट में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं इनको एपिब्लेमा बोला जाएगा, और इन्हीं का डायरेक्ट एलोंगेशन जो है वो रूट हेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया यहाँ पर इस तरह से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, सारे के सारे ही सही है। 95। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, NCERT 1 पेज नंबर 58 to 59। In gymnosperm, the roots are generally adventitious root. In gymnosperm include medium-sized trees, tall trees and shrubs. तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स, ये वाला सही है, ये गलत है। जनरली एडवेंटिशियस रूट्स दिया हुआ है। जनरली यहाँ पर कैसे है, टैप रूट सिस्टम है। बाकी यहाँ पे कोरोलॉइड रूट साइकस में प्रेजेंट है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ब्लू-ग्रीन एल्गी का, साइकस में प्रेजेंट है। और माइकोराइजा, ये यहाँ पर फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये पाइनस में। तो दोनों ही स्टेटमेंट, ये वाला यहाँ पे गलत हो गया, एडवेंटिशियस रूट दे रखा है, ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, 96 का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका पेज नंबर ये 32 पेज नंबर से था। 97, द गिवन बिलो फ्लोरल फार्मूला रिलेटेड टू विच फैमिली। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो दी हुई है ये डाईएडल्फस कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। डाईएडल्फस कंडीशन किस में है, पी, बीन और ये सब मेंबर्स होते हैं किसके, फेबेसी फैमिली के, लेगुमिनोसी की सब फैमिली। तो फेबेसी, तो ये फार्मूला होगा यहाँ पर फेबेसी का। ये C1+2+2 और ये 2 ब्रैकेट में ये क्या है, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में सबसे पीछे ये स्टैंडर्ड पेटल, ये विंग्स, और सबसे एंटीरियर मोस्ट ये कील और कराइना जो यूनाइटेड है। तो इसी को लिखा गया 1+2+2 ब्रैकेट में, ये यूनाइटेड है।
गाइनोशियम मोनोकार्पेलरी, ओवरी सुपीरियर, हर्माफोडाइट, और फ्लावर कैसा हुआ, जाइगोमार्फिक। एक ही बार इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे 97 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड एनसीईआरटी से था। नेक्स्ट 98, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है डायग्राम के लिए। तो ये यहाँ पर दिए हुए हैं प्लेसेंटल मैमल्स और ये दिए हुए हैं मार्सुपियल्स। और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स अगर इंडिविजुअली देखे जाएं, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स देखे जाएं, तो ये अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ये भी अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। लेकिन जब दो अडैप्टिव रेडिएशन जोग्राफिकल रीजन में साइमल्टेनियसली हो रहे हों, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल सेम हैबिटेट में पहुँचेंगे, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स थे, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे। जब दोनों यहाँ पर सेम हैबिटेट में पहुँचेंगे तो चूँकि इनकी नीड सेम होगी, नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर सिमिलर होगा, तो जिस वजह से यहाँ पर सेम टाइप के फंक्शंस डेवलप होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में सिमिलर फंक्शंस होंगे। तो ये दोनों जो कहलाएंगे, ये कहलाते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। ये यहाँ पर इसका इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, ये इसका इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर दिया हुआ है नंबर्ड एंटीटर, तो यहाँ पर ये प्लेसेंटल एंटीटर, यहाँ पर ये स्पॉटेड कस्कस, तो यहाँ पर ये लीमर, यहाँ पर बॉबकैट, और यहाँ पर वुल्फ, ये तस्मानियन वुल्फ। तो डी बॉबकैट गलत हो गया, ए एंटीटर ये सही है, ए लीमर गलत है, लीमर यहाँ पर होना चाहिए था बी पर, सी वुल्फ ये भी गलत है, सी बॉबकैट है। तो आंसर सही होगा यहाँ पर सेकंड 98। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 118। एंटीटर, नंबर्ड, लीमर, स्पॉटेड कस्कस, बॉबकैट, तस्मानियन टाइगर कैट, वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ, ये इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स हैं। मतलब ये इन दोनों को अगर आपस में देखा जाएगा तो ये एग्जाम्पल हुए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब अनरिलेटेड स्पीसीज में सिमिलर फंक्शन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जब इवॉल्व होते हैं तो उसे बोला जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 99, द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये किस में रिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है, वैस्कुलर बंडल्स जो हैं ये रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। और ये किस में होगा, ये डाइकॉट स्टेम में होता है। यहाँ पर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी, कैम्बियम प्रेजेंट होगी, इंट्राफेसिकुलर है ये, और जब ये पूरी रिंग बनाएगी तो ये बीच में ये इंटरफेसिकुलर जो पिंक से दिखाई गई है, और इसके बाद फिर जब ये पूरी रिंग बन जाएगी सेकेंडरी ग्रोथ होगी। अंदर की तरफ ये जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये जो अरेंजमेंट है, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, डाइकॉट स्टेम में है। इसके अलावा यहाँ पर कंजॉइंट कंडीशन दिखाई गई है, सेम एक्सिस पर, सेम रेडियस पर फ्लोएम और जाइलम ये जॉइंट हैं, और ये कोलेट्रल पोजीशन साइड बाय साइड अरेंज्ड है, फ्लोएम आउटर साइड पर और जाइलम इनर साइड पर। तो कोलेट्रल ये किस में होगा, ये डाइकॉट स्टेम में। डाइकॉट लीफ में कंजॉइंट कोलेट्रल होगा और ओपन नहीं होगा, कैम्बियम नहीं होगी। मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पर भी कंजॉइंट होगा, और मोनोकॉट लीफ यहाँ पर भी कंजॉइंट कोलेट्रल। तो यहाँ पर रिंग अरेंजमेंट हो गया फर्स्ट, 99 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 176 से था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट।
यहाँ पर करेक्ट मैचिंग्स पूछी गई हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO माइकोप्लाज्मा के लिए प्रीवियस नेम यूज़ किया गया था PPLO। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, तो ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है, तो वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट। माइकोप्लाज्मा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्रोमोसोम वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। क्रोमोसोम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग किसमें, यूकैरियोट्स में होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी सेंट्रोमियर प्रेजेंट, सेंट्रोमियर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है जहाँ पर क्रोमेटिड्स आकर के ज्वाइन होते हैं और ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी में सर्कुलर DNA है, डबल स्ट्रैंडेड है और सिंगल है, तो यहाँ पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट, ये भी गलत हो गया। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट, सही है, सिर्फ एक इस यहाँ पर मैचिंग है सही दी हुई है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 100 का 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। दिए गए चित्र के लिए सही कथन का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये स्पूलिंग या रीलिंग मेथड दिखाया गया है। स्पूलिंग मेथड ये किसके लिए, ये DNA के कलेक्शन के लिए। किसमें का यूज़ करते हैं, जब आइसोलेशन होगा स्टेप, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले एंजाइम्स यूज़ किए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में जो बाकी बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो डाइजेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद इसमें चिल्ड एथेनॉल ऐड करेंगे। चिल्ड एथेनॉल क्या करेगा, इसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा थ्रेड्स के फॉर्म में और फिर इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो चिल्ड एथेनॉल इज़ यूज्ड इस स्टेप में। 101 का करेक्ट आंसर होगा 3rd। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेज नंबर 171 से स्पूलिंग मेथड NCERT 2। नेक्स्ट 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इफेक्ट ऑफ एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन क्या है, ये कैटाकोलामाइंस हैं, एड्रीनल मेडुला से सेक्रेट होगा, इमरजेंसी हार्मोन है। प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलोइरेक्शन, स्वेटिंग, ऑल, तो ये यहाँ पर सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइट और फ्लाइट की जब कंडीशन होगी तब ये हार्मोन्स रिलीज होंगे। फियर की कंडीशन हो तो प्यूपिलरी डायलेटेशन, प्यूपिल जो होंगी डायलेट हो जाती है, सही है। पाइलो एरेक्शन, गूज बम्प्स जो इसको बोलते हैं। एरेक्टर पिलाई मिसल्स जो होते हैं, गूज बम्प्स, एरेक्टर पिलाई मसल्स, जो हेयर फॉलिकल से अटैच्ड मसल्स हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से रोंगटे खड़े होना, गूज बम्प्स, स्वेटिंग, तो ये सारे ये इसके इफेक्ट हैं। 102 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पेज नंबर था 244 NCERT 1। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनूरिया, थैलासीमिया। हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया A, B, C डिफरेंट टाइप की हीमोफीलिया हैं। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9, हीमोफीलिया C में क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होगी। A और B कॉमन है, ये यहाँ पर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर टेम्पलेट स्टैंड में CTC की जगह CAC हो जाता है। mRNA में GAG से GUG हो जाएगा और इसकी वजह से गैग जो होगा ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता था और ये रिप्लेस हो जाएगा वैलिन से। तो ये सिकल सेल एनीमिया। फेनाइलकीटोनूरिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे फेनिलएनालिन को टायरोसिन में जो कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है, फेनिलएनालिन हाइड्रोक्सीलेज, तो ये फेनिलएनालिन हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपर फेनिलएनीमिया हो जाएगा। फेनिलएनालिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा,
टायरोसिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये सी का थर्ड। थैलासीमिया, लेस सिंथेसिस ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन, तो ये भी सही है। तो ए बी सी डी मैचिंग सामने दी हुई है। ए इज़ 1, बी इज़ 2, सी इज़ 3 एंड डी इज़ 4। 103rd is second. Now we move to next question. NCERT 2 page number 74 or 75. Now 104. Select the correct match. Chlamydiasis, Chlamydia trachomatis की वजह से होगा। Causative agent इसका क्योरेबल STI है, सही है। हेपेटाइटिस बी, ये नॉन क्योरेबल STI है, सही है। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। किस में यूज़ किया जाता है, कंडीशंस क्या हैं, तो मेल इनफर्टिलिटी में, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट अगर कम है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को कट किया जाएगा, सर्जिकल प्रोसेस हुआ और ये टर्मिनल मेथड है। तो मैचिंग यहाँ पर भी सामने, ए इज़ 1, बी इज़ 2, सी इज़ 3 एंड डी इज़ 4। 104 इज़ 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पेज नंबर NCERT 2 45 to 48। नाउ 105, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। रैपिड स्पैज्म, माइस्थीनिया ग्रेविस, आर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो रैपिड स्पैज्म मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस जो टेटैनी में होंगे। माइस्थीनिया ग्रेविस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स होती है, क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगती है बॉडी। तो अपना ही डिफेंस सिस्टम अपने ही अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए ये ऑटो इम्यून, और इसी की वजह से यहाँ पर वीकनिंग और पैरालिसिस होगी। आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। आइटिस वर्ड कहीं पर भी होगा तो आइटिस का मतलब होगा इन्फ्लेमेशन, तो ये जॉइंट्स का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो यहाँ भी मैचिंग सामने ही है। ए इज़ 1, बी इज़ 2, सी इज़ 3 एंड डी इज़ 4। 105 का फर्स्ट। Now we move to next question. NCERT 1 227, autoimmune disorder, myasthenia gravis, muscular dystrophy, progressive degeneration of skeletal muscles. 106, select the correct match. सिक्रेटिन कहाँ से, ये डिओडेनम और जेजुनम से आता है। पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा। पैंक्रियाज में जो एक्सोक्राइन पोर्शन है उसको स्टिमुलेट करेगा। वाटर सिक्रीशन, वाटर प्लस बाइकार्बोनेट, इसके लिए। ईस्ट्रोजन कहाँ से आएगा, ईस्ट्रोजन ओवरी से। कॉर्टिसोल एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से। प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी से। तो सिक्रेटिन ए इज़ फर्स्ट, बी इज़ फोर्थ, सी इज़ थर्ड एंड डी इज़ सेकेंड। 106 का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका ये पेज नंबर 241 to 247। 107, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉकरोच। द नंबर ऑफ हेपेटिक सीका इन्हीं को बोला जाता है गैस्ट्रिक सीका। नंबर होता है इनका 6 से 8, प्रेजेंट होते हैं फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आर मच ग्रेटर देन द चैम्बर्स ऑफ हार्ट, तो ये ग्रेटर नहीं, इससे कम है। चैम्बर होते हैं हार्ट में 13, वह सिंगल हार्ट है, 13 चैम्बर्ड है। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ माउथ पार्ट्स आर पेयर्ड, सारे कंपोनेंट्स माउथ पार्ट के पेयर्ड है, तो ये गलत है। मैंडिबल पेयर्ड होता है और मैक्सिला पेयर्ड है। लैब्रम अनपेयर्ड है, लेबियम अनपेयर्ड है। A pair of thread-like antennae arise from membranous socket lying in front of eyes, तो ये सही है। थ्रेड-लाइक एंटेनी प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं और ये सेगमेंटेड हैं। इन्वायरमेंट को ये सेंस करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर के लिए, स्मेल के लिए
और टच के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी स्ट्रक्चर हो गया। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 ट्राइगोनल ओमेटिडिया। तो जो कंपाउंड आई है यहाँ पर, इसमें 2000 ट्राइगोनल नहीं, यहाँ पर ये शेप होता है हेक्सागोनल। और हर ओमेटिडिया अपने सामने के ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है मोज़ेक इमेज पीसेस में बनेगी। तो ये गलत, ये सी सही है, बी गलत, ये भी गलत। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड, ओनली सी इज़ करेक्ट, 107। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओल्ड एनसीईआरटी से था ये। 108 इन द रेड डेटा बुक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेड। तो ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उसने जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ पे तैयार की है। सिंबल ऑफ डेंजर दैट द स्पीसीज़ एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ग्लोब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। यहाँ ब्लड ऑफ एनिमल से कुछ लेना देना नहीं है, रेड ऑर्गेनिज से भी नहीं, और सिंबल्स ऑफ लार्ज साइज ऑफ एनिमल ये भी नहीं। So now question number 109, the GFR glomerular filtration rate in a healthy individual is approximately। तो ये 125 ml पर मिनट है या 180 लीटर पर डे। और इसमें से यूरिन का फॉर्मेशन होता है सिर्फ 1.5 लीटर, मतलब 178.5 रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब 99% जो होगा वो रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो 180 ml पर आवर, 18 लीटर, 125 लीटर, 125 ml पर मिनट, ये है GFR। 109 का फोर्थ, NCERT 1 पेज नंबर 209 पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मारुला इन ह्यूमन्स इज करेक्ट। तो मारुला क्या है, ये जायगोट में जब क्लीवेज होगी, जायगोट में ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ब्लास्टोमियर्स जो होंगे वो 8 to 16 स्टेज, ब्लास्टोमियर स्टेज, ये सॉलिड होगा, मलबरी शेप्ड होगा, और इसी को बोलते हैं मारुला स्टेज। तो मारुला में यहाँ पर जो जायगोट का शेप है, जायगोट का जो साइज़ है, मारुला में जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनका भी साइज़ लगभग मारुला के जायगोट के बराबर ही होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो क्लीवेज होगी, ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स हैं, विदाउट ग्रोथ फेज होते हैं, साइज़ इनफैक्ट डिक्रीज़ होती है ब्लास्टोमियर्स की, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड जायगोट, सही दिया हुआ ये, बट मच मोर DNA। तो जायगोट में अगर देखा जाए तो 2n नंबर कितना हुआ, 46, मतलब सिंगल सेल्ड है ये, तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 46। यहाँ पर चूँकि 16 है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं, तो 16 into 46, तो ये काफ़ी ज़्यादा होगा, तो बट मच मोर DNA। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर होगा इसका फर्स्ट, क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। और क्लीवेज और माइटोसिस में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, सेलेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर आपको बताने हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हैं और मेंडेलियन डिसऑर्डर भी हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एज वेल एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, ये सब सिंगल जीन डिसऑर्डर हैं विच फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी की वजह से होगा। डाउन सिंड्रोम में 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी, 47 क्रोमोसोम्स होंगे। हीमोफीलिया ये सिंगल जीन डिसऑर्डर है, इनका जीन जो है सेक्स लिंक्ड है, ये सेक्स क्रोमोसोम पर होगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यहाँ पर भी ट्राइसोमी होती है सेक्स क्रोमोसोम की, तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स 47 सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा। कलर ब्लाइंडनेस,
ये भी सिंगल जीन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये भी, तो यहाँ पर एक सारे के सारे ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर नंबर? तो टर्नओवर नंबर एंजाइम की एफिशिएंसी पता करने के लिए। ये टर्नओवर नंबर क्या है? तो मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट जो चेंज होंगे प्रोडक्ट में बाय यूजिंग 1 मोल ऑफ एंजाइम इन पर यूनिट टाइम। ये है टर्नओवर नंबर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर सेकेंड बाय यूजिंग 1 मोल ऑफ एंजाइम। तो आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पर मिनट बाय यूजिंग 10 मोल, तो गलत, पर मोल ऑफ एंजाइम होना चाहिए था। मास ऑफ सबस्ट्रेट, तो मास पे नहीं है, ये मोल्स के रिलेटेड है। मास ऑफ सबस्ट्रेट गलत। NCERT 114 से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, मेगास्पोर्स बनते हैं, 4 बनेंगे, उसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल रहेगा। वो फंक्शनल मेगास्पोर फिर चेंज होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या होगा? एम्ब्रियो सैक होगा। तो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का बनना, इसको बोला जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। और इसमें होगा क्या? मियोसिस। और इसके बाद वाला जो स्टेप है मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, इसको बोलेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। और ये मेगा गैमेटोजेनेसिस जो होगी, मेगा गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पर एक मियोसिस अगर टोटल पूछा जाए तो, और 3 माइटोसिस, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है। 8 न्यूक्लियस बनने के लिए 3 माइटोसिस। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। सही है। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, ये भी सही है। 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, ये भी सही है। 4 मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू माइटोसिस, ये गलत है। तो A B C 3 यहाँ पे सही है, करेक्ट पूछा गया है। आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। पेज नंबर था ये 8 to 10। 114, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। लैक्टोज, लैक्टोज ये क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, फ्रैंकोइस जैकब जेनेटिसिस, रिलीज फैक्टर, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, जैक मोनॉड बायोकेमिस्ट। तो यहाँ मैचिंग जो है वो सामने ही दे रखी है। 114 का करेक्ट होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, NCERT 299 to 110। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। UUG ये किसके लिए? ल्यूसिन के लिए कोड करेगा। फिर GUA विल कोड फॉर वैलिन, और CAU विल कोड फॉर हिस्टिडीन, एंड CCA दिस विल कोड फॉर प्रोलीन। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, 115। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है NCERT 296, UUG ल्यूसीन, UUA, इसके बाद GUA, तो GUA यहाँ पर है, GUA दिस इज़ फॉर वैलिन।
CAU, CAU, histidine. Now we move to next question, question number 116. Select the incorrect match for protein. तो प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड की चेन है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, थ्रेड बनेगा सिंपल लिनियर। ये अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा, इससे सीक्वेंस पता चल सकता है, टाइप्स पता चल सकते हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये थ्रेड जो होगा अपने ऊपर ही कॉइल करेगा। तो बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में हो सकता है, ये अल्फ़ा हेलिक्स के फॉर्म में हो सकता है। ये क्या है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दो या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये हीमोग्लोबिन का पॉलीपेप्टाइड चेन, हीमोग्लोबिन जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगी। फिर इसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है, ये बीटा प्लेटेड शीट है। तो आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, 116 का होगा 4। NCERT 1 पेज नंबर 111 एंड 112। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक जो है ये एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। सारी सेल्स यहाँ पर हैप्लॉइड होंगी, एन होंगी। ये एंटीपोडल्स हैं जो चलेजल एंड की तरफ होंगे। सेंट्रल सेल, इसमें n+n प्लॉइडी है इसकी, और ये एग सेल, और ये दो सिनर्जिड्स। तो यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स फीमेल स्पोरोफाइट, गलत हो गया, गैमेटोफाइट है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है तो n स्टेज होगी। सारी सेल्स n प्लॉइडी रिप्रेजेंट करेंगी, हैप्लॉइड। द नंबर ऑफ सेल्स आर ग्रेटर देन पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन में जितने हैं उनसे ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ सेल्स। तो ये सही है कि पॉलिन ग्रेन में सेल्स का नंबर कितना है, 3 सेल्ड होगा, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है। फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट, यहाँ पर जो सिनर्जिड सेल्स हैं इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करेंगे। तो ये भी सही है, फिलीफॉर्म अपरेटस। यहाँ पर BCD 3 सही है, 117 का करेक्ट आंसर, करेक्ट पूछा गया है, सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। NCERT 2 पेज नंबर 6 to 11। Which one of the following are correct statement among Azotobacter, Anabaena and Azospirillum। तो Azotobacter, Anabaena and Azospirillum। Anabaena क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये Azotobacter और Azospirillum ये फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो ऑल आर बायो फर्टिलाइज़र्स। बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करते हैं सॉइल का, उनको बोला जाता है बायो फर्टिलाइज़र्स। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड हैं, सही है, ये सारे के सारे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं। ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी ठीक है, ये सारे यूनिसेलुलर हैं। ऑल आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये गलत है। ऑटोट्रॉफिक इसमें कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल A। तो ये ऑक्सीनिक फोटोसिंथेसिस करेगा, ये ऑटोट्रॉफिक होगा, लेकिन बाकी जो हैं ये हेट्रोट्रॉफिक हैं। तो ऑल आर ऑटोट्रॉफिक गलत, ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक तो ये भी गलत। A और B यहाँ पर सही है, आंसर होगा सेकंड, 118। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। ये NCERT 2 157 और 158। सेलेक्ट द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड। प्रॉपर में फिर लूज और डेंस।
लूज में फिर एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, डेंस में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशलाइज्ड में स्केलेटल, कार्टिलेज, बोन, इसके अलावा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज, डेंस, स्पेशलाइज, ये सारे क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं। 119 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, ओल्ड एनसीईआरटी से था। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। सैल्पा एसिडिया डोलियोलम, ये क्या है, यूरोकॉर्डेट्स हैं। यूरोकॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है सिर्फ लार्वल टेल में, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली लार्वल टेल। कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम्स हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही था। हैगफिश जो है ये वर्टिब्रेटा में डिवीज़न एग्नेथा, उसमें क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, उसमें हैगफिश और मिक्जीन वर्टिब्रेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। विदाउट जॉ, ये भी सही है, एग्नेथा में है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास उसमें प्रेजेंट होता है, तो ये भी सही है। कैलोड्स, टेट्रापोडा, होम्योथर्मस। कैलोड्स क्या है, ये गार्डन लिजर्ड है। टेट्रापोडा का एग्जाम्पल है, सही है, रेप्टाइल्स हैं ये, रेप्टाइल्स टेट्रापोडा की क्लास है। टेट्रापोडा सुपर क्लास, उसमें एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। तो टेट्रापोडा कौन से हुए ये, होम्योथर्मस। होम्योथर्मस नहीं है ये, पोइकिलोथर्मस है। होम्योथर्मस में आते हैं बर्ड्स और मैमल्स। होम्योथर्मस के अंदर प्रॉपर्टी होती है अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की, जो बाकी में नहीं है वर्टिब्रेटा के मेंबर्स में, तो उनको बोला जाता है पोइकिलोथर्म्स। तो होम्योथर्म्स यहाँ पे गलत है। स्टारफिश वाटर वैस्कुलर सिस्टम, नॉन कॉर्डेटा, ये सही है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, एनसीईआरटी 146 to 51। सेलेक्ट द बैक्टीरियल डिजीज़। यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़ बतानी है, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी। विडाल टेस्ट इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। निमोनिया, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या फिर ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से बैक्टीरिया है। मलेरिया, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोअन डिजीज़ है, प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया जो होगा ये भी बैक्टीरियल, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरी। पॉजिटिव एजेंट। कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, वायरल है ये, मोस्ट कॉमन। तो यहाँ पर 1, 2 और 3, ए, बी और डी, ये बैक्टीरियल है। तो 121 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2 130 और 134 से था ये पिछला क्वेश्चन। फाइटोप्लैंक्टन्स फॉर्म, तो फाइटो मतलब प्लांट्स, प्लैंक्टन्स जो पैसिवली फ्लोट करते हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स हुए, इनके अंदर एबिलिटी होगी सनलाइट को कैप्चर करने की, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की। तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर लेवल। इसके बाद फिर यहाँ पर इन पर जो फीड करते हैं वो जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स पे फिर स्मॉल फिशेस पे फिर लार्ज फिशेस, और लार्ज फिशेस पे फिर बर्ड्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 122 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये W जो दिखाया गया है ये ग्रॉस हॉपर, ये यहाँ पर एसिडिया,
ये टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स बैट मैमल है ये, और ये न्यूफ्रॉन वल्चर एव्स का मेंबर है। तो W एंड X आर नॉन कॉर्डेट्स, गलत हो गया। W तो नॉन कॉर्डेट है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, लेकिन ये कॉर्डेट्स में आता है। सेल्पा, सीडिया, डोलियोलम यूरोकॉर्डेटा के मेंबर हैं। कॉर्डेट से यहाँ पे फाइलम, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, तो नॉन कॉर्डेट्स गलत, दोनों नहीं है। W, X एंड Y आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, W, X एंड Y ये सही है। ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाता है प्लैटियल मेंथीस से ही, तो आगे के जो फाइलम्स होंगे उनमें तो होगा ही होगा। तो प्लैटियल मेंथीस के आगे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। Y एंड Z, Y और Z ये क्या है? ये होम्योथर्मस वार्म ब्लडेड, तो ये सही है। बर्ड्स और मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं, B और C सही है। X, Y एंड Z आर वर्टिब्रेट्स, तो Y एंड Z ये तो वर्टिब्रेट्स हैं, बट ये वर्टिब्रेट्स नहीं है। ये क्या है? ये यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है, तो ये भी गलत हो गया। इन Z मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट, तो मस्कुलर डायफ्राम मैमल्स का करेक्टरिस्टिक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन है, सभी में प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो B, C और E इतने यहाँ पर सही है। 123 NCERT 1 पेज नंबर 44 to 51। Now question number 124. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. For pollinating agent, pollen grain and nectar are not only floral rewards. सिर्फ इतने ही फ्लोरल रिवार्ड्स नहीं है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, तो ये भी सही है। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। जैसे अमॉर्फोफेलस, तो फ्लोरल रिवार्ड्स क्या क्या हैं? पॉलिन नेक्टर भी है, पॉलिन ग्रेन भी है, इसके अलावा सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, और लार्वा जब बाहर आता है तो उसके लिए सीड्स भी, वो फीड करते हैं सीड्स पर, जैसे कि मौत और यक का प्लांट दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 124 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ NCERT 2 पेज नंबर 14 से था ये क्वेश्चन। 125 WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection. These programs are making blood of blood banks safe from HIV, सही है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, ये भी सही है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़, ये भी ठीक है। इंश्योरिंग द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस, ताकि इन्फेक्शन जो वो ट्रांसमिट ना हो, ये भी सही है। और एडवोकेट किया था इन्होंने सेफ सेक्स, मतलब अननोन पार्टनर्स के साथ नहीं, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाएं। तो यहाँ पर ABCD सारे ही मेजर्स लिए गए थे WHO के द्वारा। 125 का करेक्ट आंसर है फोर्थ। NCERT 2 पेज नंबर 140। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 126। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप, सही है ये। Insects make up more than 70% of the total animal. That mean out of every 10 animals on this planet, 7 are insects. तो ये assertion भी सही है, reason भी सही है, और ये इसका correct explanation भी है। Now we move to next question 127. Given below are two statements. At electrical synapse, the membranes of pre and postsynaptic neurons are in very close proximity. Nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junctions called synapses, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स दो तरीके के सिनेप्स हैं। सिनेप्स किसके बीच में होता है? दो नर्व सेल्स के बीच में होगा, न्यूरॉन्स के बीच में। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ये रेयर है, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होगा, मॉड्यूलेशन पॉसिबल नहीं है, नो मॉड्यूलेशन।
और यहाँ पर गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये वाला फास्टर होता है। ह्यूमन में ये रेयर हैं, प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम में, हाइपोथैलेमस में, रेटिना वगैरह में। कॉमनर वाला है केमिकल सिनेप्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हुए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 127। नाउ क्वेश्चन नंबर 128। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पर ए, ये ह्यूमंस के बोन्स दिखाए गए हैं 4 लिम्स के, ये चीता के, ये वेल के और ये बैट के। तो ए इज़ चीता गलत, बी इज़ वेल गलत, सी इज़ मैन गलत, डी इज़ बैट करेक्ट। और एक इसका एग्जाम्पल है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स मतलब जिनका ओरिजिन सेम है, फंक्शंस डिफरेंट। होमोलॉगी किसको इंडिकेट करेगी? तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को। क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम। तो ये ड्रोसोफिला दिखाया गया, ये मेल ड्रोसोफिला, ये फीमेल ड्रोसोफिला। यहाँ पर मेल हेट्रोगेमेटी होती है, ह्यूमंस क्या ही जैसा है, एक्स होगा। इट वाज यूज इन जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट बाय मॉर्गन। सही है ये, टी.एच. मॉर्गन ने इसका यूज़ किया था एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में। और इसमें 2 वीक्स इनका लाइफ स्पेन। इसके बाद फिर ये यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 2n जो है वो 8 है। नेक्स्ट, experimental verification of chromosomal theory, T.H. Morgan worked with the tiny fruit flies Drosophila melanogaster, और ये completed their life cycle in about 2 weeks, and a single mating could produce large number of progeny flies. Clear differentiation of sexes, easily distinguishable. It has many types of hereditary variations, इसीलिए इनको यूज़ किया गया था। इन द गिवन रिएक्शन व्हाट इज़ एक्स। तो पायरुविक एसिड, इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये लिंक रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन में सेवरल कोएंजाइम्स वर यूज्ड। कोएंजाइम्स जैसे कोएंजाइम ए, NAD, FAD, TPP, थायमिन पैरोफॉस्फेट, लाइपोएट, ये सारे यहाँ पर कोएंजाइम्स यूज़ हुए थे। और मैग्नीशियम आयन। आंसर होगा 130 का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। BSE क्या है? ये बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंकेफेलोपैथी। प्रायॉन्स BSE कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज़ कैटल्स में, और इसकी का एनालॉगस है क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज़ इन ह्यूमंस, CRJD। नाउ क्वेश्चन नंबर 132। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल सही दी है, प्रेजेंट इन प्लांट्स ये भी सही है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की एनर्जी को यूज़ किया जाएगा, ये भी सही है। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी सही है। आउटर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पोरेंस। इनर मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये सारे सही हैं, ABCDE। NCERT 1 पेज नंबर 136। नाउ 133। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम में क्या शो किया गया? ये एक्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है। एक्शन फोटोसिंथेसिस का कैसे मेज़र कर सकते हैं? या तो अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेट यूज़ किया जाए, ग्लूकोज जो प्रोड्यूस हो रहा है कितना प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ये इसका क्या है? बाई प्रोडक्ट है। 6CO2 + 12H2O
C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 वाटर, तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज़ होती है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसको मेजर किया जाता है बाय ऑक्सीजन रिलीज। ये किस एक्सेस पर लेते हैं, ये वाई एक्सेस पर, और एक्स एक्सेस पर लिया जाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसका, वेवलेंथ का, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स। तो ब्लू और रेड कलर के रीजन में ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करेगा। तो इसी ग्राफ को जो है इसी को बोला जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो डायग्राम शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 134, select the correct statement for isolation of genetic material DNA। तो DNA जब आइसोलेट किया जाएगा प्योरीफाइड फॉर्म में, तो इसके लिए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, सही है। RNA कैन बी रिमूव्ड, राइबोन्यूक्लियस की मदद से RNA डाइजेस्ट किया जाएगा। प्रोटीन्स कैन बी रिमूव्ड, प्रोटीएज की मदद से। बैक्टीरियल सेल वॉल से आइसोलेट कर रहे हैं तो लाइसोजाइम यूज़ करेंगे। फंगल सेल से आइसोलेट कर रहे हैं तो काइटिनेज यूज़ करेंगे। सेलुलेज, प्लांट सेल है तो सेलुलेज। तो इसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ सारे स्टेटमेंट ये सही दिए हो। 134 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। NCERT 2 पेज नंबर 171 से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ए टाइप ऑफ एंजाइम। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, काइटिनेज, लाइसोजाइम, ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही एंजाइम है। लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए, काइटिनेज फंगल सेल के लिए। NCERT 2 पेज नंबर 170 और 171 से, काइटिनेज फंगल के लिए, लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के लिए। So this is all I had from my side. Now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir. Thank you all of you. Thank you so much. Keep studying, keep doing your hard work. ठीक। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का 9वां पेपर है, जो कि 14 सितंबर 2025 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सभी बच्चों के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। और आशा और उम्मीद है कि आने वाले अपकमिंग पेपर्स में आप बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और इस क्वेश्चन का पेपर डिस्कशन 91 to 135 हमारे सीनियर साथी, हमारे बायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शैलेंद्र सर ने ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 136 से 180 तक की जर्नी आपके साथ करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेकिंग अप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। आपको जब बायोटेक सेकंड के चैप्टर में पढ़ाया गया था RNAi, तो उसमें कहा गया था, हमें पता है कि एक DNA होता है डबल हेलिक्स वाला, उससे बनता है mRNA। mRNA से हम बनाएंगे प्रोटीन, और ये प्रोटीन कोई फंक्शन करेगी, ये टॉक्सिन हो सकती है या कोई विशेष प्रकार की रिएक्शन के लिए एंजाइम हो सकती है। तो अगर हम क्या करें कि इस mRNA को ही डबल स्ट्रैंड कर दें, तो भाई साहब प्रोटीन तो बनने से नहीं रहा। तो यही इस पूरे प्रक्रिया में होता है कि हम होस्ट प्लांट जो टोबैको होता है उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड RNA का फॉर्मेशन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, यही पूरी मैकेनिज्म होती है। तो होता क्या, ट्रांसपोजन इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि RNA इंटरमीडिएट के द्वारा ये रेप्लिकेट करता है निमेटोड स्पेसिफिक जीन। अब देखिए, जो निमेटोड मिलाइडोगाइनिक कोग्निसिया इस तंबाकू के जड़ को इन्फेक्ट करती है, तो कोई जीन होगी जो उसके अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करती होगी, तो उस जीन को निकाल लिया गया और इसको एग्रोबैक्टीरियम की मदद से पहले ही, इन्फेक्शन से पहले ही होस्ट प्लांट डेट इज टोबैको में इंट्रोड्यूस कर दिया गया और RNA इंटरफ्रेंस की टेक्निक यूज हुई। तो RNA फोर्थ आंसर है। ये सारे टेक्निक इस्तेमाल, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि भाई साहब इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड RNA का फॉर्मेशन हो जाता है, एक तो ये, और एक प्रकार का ये mRNA साइलेंसिंग का एग्जाम्पल है। क्योंकि आपको पता था कि एक mRNA होगी तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगी, और अगर आपने डबल स्ट्रैंड कर दिया तो फिर ये प्रोटीन इससे नहीं बनेगा। यही पूरा मैकेनिज्म होता है, फोर्थ आंसर। और आप देख सकते हैं ये इस पैराग्राफ से है लिखा, से द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रांसजेनिक एनिमल। आपसे बताया गया था कि ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बनाए क्यों थे। कोई एक जीव है, उसके अंदर आपने बाहर से फॉरेन जीन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इसको आप क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल कह सकते हैं या प्लांट भी कह सकते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। अब इनके कई काम थे। पहला तो किसी पार्टिकुलर डिजीज़ की स्टडी करने के लिए था, जिसके 4 एग्जाम्पल आप किताब सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर। और ये कहा गया कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए विशेष प्रकार के जीव बनाए गए, जिन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। रोजी हो गई, इसकी खास बात थी ये 2.4 ग्राम प्रति लीटर
अल्फा लैक्टेल्बुमिन ये देती थी। और ख़ास बात ये थी कि किसी बच्चे को जो मदर फीड करती है तो लगभग ये मोर बैलेंस फूड था। एक तो ये बेनिफिट हो गया। फिर फिनाइल किट अल्फ़ा 1 एंटीट्रेप्सिन एम्फाइसीमा के ट्रीट करने के लिए हमने केमिकल बनाया। ऐसे ही फिनाइल कीटोनूरिया के लिए भी हमने अटेम्प्ट किया कि ऐसा केमिकल बन जाए। तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए गए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से। स्टडी ऑफ डिजीज मैंने आपको बताया कि 4 डिजीज आप किताब में दिया, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर। और ट्रांसजेनिक राइट्स इतने प्रकार के जीव बनाए जा चुके जिनमें 95% अकेला माइस ही है। वैक्सीन सेफ्टी है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है, मतलब कोई टॉक्सिक किस प्रकार से किसी जीव के अंदर कैसा इफेक्ट करेगा उसके लिए हमने जीन, एक ट्रांसजेनिक जीन डाल दी ताकि वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए इस टॉक्सिन के लिए। तो उसके रिस्पॉन्स से हम जान जाते हैं कि ये एनिमल इस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक, वैक्सीन सेफ्टी आप जानते ही हैं कि पोलियो की वैक्सीन है तो उसमें हम ट्रांसजेनिक माइस इस्तेमाल करते हैं और मंकी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब सही है भाई। तो क्या आंसर आ गया? 4th। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ दी हुई अल्फा एंटीट्रेप्सिन। अब देखिए ये बुक में डायग्राम बना है, कुछ नहीं सर, ये तो आप पहचान गए कि भाई साहब ये आपका सेरिन है, ठीक, और ये टायरोसिन लिखा हुआ है, ए और बी। तो बी तो मुझे टायरोसिन दिख गया, मेरा आंसर पहले आ गया। लेकिन अब देखिए UCA ये आपके एंटी कोडॉन लूप पर है, क्योंकि ये टीआरएनए है तो एंटी कोडॉन है। और कोडॉन बनाने के लिए U के सामने A लेंगे, C के सामने G लेंगे, A के सामने U। तो इसका मतलब C क्या हो सकता है? AGU, AGG नहीं होगा। फिर इसको देखते हैं, A के सामने U, U के सामने A, G के सामने C, तो UAC हो सकता है, UAG नहीं होगा। और ये सेरिन था, नहीं था सर, 4th आंसर। ये बुक की लाइन किताब में डायग्राम बना हुआ है, आपको देखना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों सेंट आप देखिए, 4था आंसर। और ये देखिए बुक में डायग्राम बना हुआ है, ये सेरिन, टायरोसिन। मदर्स मिल्क में आपको बताया गया था कि जब आप इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यूनिटी, तो एक तो आपकी एक्टिव हो गई वाया एंटीजन मेडिएटेड, और एक हो गया पैसिव, ठीक है, वाया एंटीबॉडी मेडिएटेड। अगर ये नेचुरली किसी के अंदर बनेगा और कहीं जाके इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा तो बोलेंगे नेचुरल, और बाहर से बना के डालेंगे तो बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव। जैसे कि स्नेक बाइट में, टेटनस में हम बाहर से प्रीफॉर्म एंटीबॉडी देते हैं तो वो होता है आर्टिफिशियल पैसिव। और मदर्स मिल्क में जो होता है, मिल्क के अंदर जो कि नेचुरली किसी मदर के अंदर बना है और वो प्राप्त हो रहा है उसके जन्मजात बच्चे को, तो वहाँ पर IgA एंटीबॉडी होता है। इसीलिए देखिए जन्म के बाद 6 मंथ तक ये कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग नेसेसरी होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एंटीबॉडी मिलता है IgE, याद रखिए IgA होता है। तो एक होता है एक्टिव, और एक्टिव में भी आर्टिफिशियल और नेचुरल। हमें कोई चेचक का या कोई बीमारी, हमें से कोविड है, हमें इन्फेक्शन हो गया, तो मेरे अंदर जो रेजिस्टेंट डेवलप हुआ इम्यूनाइजेशन वो नेचुरल एक्टिव है, और जो मुझे वैक्सीन लगाई गई वो आर्टिफिशियल एक्टिव है। और ये आप देख सकते हैं NCERT सेकेंड 36 से है। कुछ नहीं सर, ये डायग्राम आपको दिख रहा है टेस्ट क्रॉस का, और ये टेस्ट क्रॉस में भी कौन? मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, इसमें तो कोई शक नहीं है सर, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और इसमें क्या कहा जाता है कि भाई साहब हेट्रोजाइगस आपने लिया और होमोजाइगस रेसिव से कराया, तो मुझे क्या परिणाम देखने को मिले? W कैपिटल डू और स्मॉल w। ठीक, ये वाइट ये वायलेट 50-50। तो ये किसका है? टेस्ट क्रॉस का 3rd आंसर, मेंडल के मोनो। ये देखिए डायग्राम दिया है, डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट क्रॉस। फिर लिखा है आपकी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के चैप्टर में लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की एक हेडिंग है, उसमें ये बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग साइज के। तो डार्विन ये कहते थे कि अगर प्रोजनी की संख्या ज़्यादा बढ़ाएंगे, प्रोजनी का नंबर बढ़ेगा, तो भाई साहब साइज अपने आप कम हो जाएगा, और अगर प्रोजनी की संख्या घटाओगे नंबर में तो साइज़ बढ़ जाएगा। इसीलिए देखिए हाथी 18 महीने में एक बार प्रेगनेंसी करता है तो उसकी साइज़ कितना बड़ा होता है, ह्यूमन का उससे छोटा, और कुत्ते बिल्ली का देखो और छोटा, समझ गए। और वहीं आप बैक्टीरिया का देखिए, वहीं आप छोटे अमीबा का देखिए, और छोटे जीवों कॉम्प्लेक्स, और मछलियों का देखिए, एक बार में सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। तो ये डार्विन की थ्योरी थी स्मॉल साइज नेचुरल सिलेक्शन की, कि प्रोजनी की संख्या अगर ज़्यादा बढ़ेगी पर ब्रीडिंग में तो साइज़ कम होगा, साइज़ बढ़ेगा तो ये चीज़ें। अब देखिए, और जैसे बम्बू है, प्रोड्यूस ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। और ऑयस्टर में प्रोड्यूस वेरी लार्ज नहीं, स्मॉल साइज की ऑफ स्प्रिंग होती है, याद रखिए। ये आपकी बुक में लिखा ही है,
ठीक। और पेलाजिक फिशेस में स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग और मैमल लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग देते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम रहती है। सेकेंड आंसर, ये इनकरेक्ट मैच यही है। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में ये बात लिखी है, कोई जीव अपने जीवन में किस प्रकार के एडाप्टेशन के साथ अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को बनाया है, कैसे उसने, अगर छोटे जीव हैं तो नंबर ऑफ प्रोजनीज की ज़्यादा है, बड़ा जीव अगर पैदा होने पर बच्चा तो उसकी संख्या कम है। सेकेंड आंसर, ये स्मॉल साइज के पोस्टर्स होते हैं। और ये देखिए लिखा पॉपुलर इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, आल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस हाई और वैल्यू। इन ग्रास नॉर्मली ये कहा गया है, जब आप स्टोमेटल एपरेटस की बात करते हो बच्चों, स्टोमेटल एपरेटस, तो एक तो इसमें गार्ड सेल हो गई, गार्ड सेल, ठीक, एक इसमें स्टोमेटापोर हो गया और दूसरा आपका सब्सिडियरी सेल हो गया, ठीक। अब गार्ड सेल की शेप अगर हम देखें नॉर्मली तो किडनी शेप्ड है, लेकिन जो ग्रास की अगर हम बात करें, ग्रास की, तो उसमें डम्बल शेप है। ये बात फर्स्ट आंसर, नॉर्मली किडनी शेप है और ग्रास पे डम्बल शेप है। और ये स्टोमेटा आपने देखा ही था, ये स्टोमेटा, ये किडनी शेप गार्ड सेल और इसके बाहर ये आपकी सब्सिडरी सेल। और सब्सिडरी सेल जो होती है इसकी विक्सिनिटी सुरक्षा के लिए होती है, याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर। और ये ग्रासेस मतलब पोएसी फैमिली, आप देख सकते हैं स्टोमेटा गार्ड सेल विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर कुड किल, डम्बल सेल। अब देखिए ये कहा गया कि जब आप एक सेल के कॉम्पोजिशन की बात करते हो, सेल के कॉम्पोजिशन की, तो उसमें हमें अलग अलग रेशियो दिखते हैं। सबसे पहले आपकी किताब में देखिए वाटर लिखा है चार्ट में, जिसमें 70 से 90 लिखा है। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की, अब देखिए प्रोटीन का ये गलत लिखा है भाई, प्रोटीन का 10 से 15, कार्बोहाइड्रेट 3 ठीक है, लिपिड का 2%, ये गलत, न्यूक्लिक एसिड का 5 to 7, तो ये भी गलत। तो क्या आंसर आ गया? सेकेंड। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए था। बायोमॉलिक्यूल में जितने चार्ट दिए हैं सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो प्रोटीन 10 से 15%, पानी 70 से 90, कार्बोहाइड्रेट 3, लिपिड 2 और एक डेटा और दिया है यहाँ पर आयंस, ये 1%। तो क्या आंसर आ गया? सेकेंड 143। अब देखिए चार्ट आपके सामने दिया हुआ है। अब देखिए आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जब आपका जाइगोट बन गया था तो जाइगोट के बाद शुरू हुई थी एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या शुरू हुई थी? एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इस एम्ब्रियोजेनेसिस में डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बना, मल्टीपल टाइप्स के एम्ब्रियो बने थे। आप ध्यान से देखिए, जिसमें प्रो एम्ब्रियो बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना, मैच्योर एम्ब्रियो बना। तो ये डायग्राम आपके हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का, याद रखिएगा। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस का पार्ट है, सेकेंड आंसर। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये रहा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, मैच्योर एम्ब्रियो और ये प्रो एम्ब्रियो है। अब देखिए इन फ्रॉग में नेक नहीं होता, याद रखिएगा, और टेल भी नहीं होती है, दोनों एब्सेंट। तो भाई साहब ये तो पहले ही गलत दिख गया। और फ्रॉग में जो होती है आंखें बाहर निकली होती है और निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जो कि इसे पानी में सुरक्षा प्रदान करती है। तो भाई पहला गलत है, दूसरा सही है। क्या आंसर आ गया? थर्ड। दो सही है भाई, नेक भी नहीं है और टेल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्किन इज ऑलवेज तक लिखा है कि नेक एंड टेल आर एब्सेंट, ये दोनों गलत है। अब देखिए आपको मालूम है कि जब आप एन्यूप्लॉइडी की बात करते हो, एन्यूप्लॉइडी, तो ये एन्यूप्लॉइडी दो प्रकार की, एक हाइपर एन्यूप्लॉइडी, एक हाइपो एन्यूप्लॉइडी। नॉर्मली हमें पता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर 2n है तो भाई साहब अगर इससे बढ़ेगा हाइपर, घटेगा माइनस। अब चूँकि -1 यह हो सकता है, या -2 हो सकता है, या 2n -1 -1 हो सकता है। ऐसे ही 2n + 2 भी हो सकता है सर, 2n + 1 + 1 हो सकता है, समझ गए। अब देखिए 2n + 1 को बोलते हैं ट्राइसोमी, 2n - 1 को बोलते हैं मोनोसोमी, 2n - 2 को बोलते हैं नलीसोमी, 2n - 1 को बोलते हैं डबल मोनोसोमी, और 2n - 2 डबल नलीसोमी, 2n + 2 को टेट्रासोमी, और ये डबल ट्राइसोमी। अब इसके भी दो, अब ये जो क्रोमोसोम बढ़ रहा है घट रहा है, ये सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है सर, ये ऑटोसोमल भी हो सकता है। तो आपकी किताब में जो क्लाइन फिल्टर दिया बच्चों, क्लाइन फिल्टर, ये सेक्स क्रोमोसोम वाला है, मतलब 44 क्रोमोसोम जो ऑटोसोम के थे ये तो वैसे ही रहेंगे, मेल में आपका एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, पहली बात। और जो आपका डाउन सिंड्रोम दिया है बच्चों, डाउन सिंड्रोम वो ऑटोसोमल है, मतलब आपके 44 की जहाँ ये 45 हो जाएगा, और मेल में अगर होगा तो XY, और अगर मान ली फीमेल लड़की हुई
तो XX होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम में मेल चाइल्ड में सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, दैट इज XY। और अगर ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पूछते तो XXY होता, याद रखिएगा। अब देखिए अगर ये पूछते कि इन टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा फीमेल में, तो ये होता X, मतलब ये 0 एब्सेंट होता है, और 44AA प्लस। और देखिए डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम बढ़ा है ये 21वें क्रोमोसोम में बढ़ा, याद रखिएगा। सेकेंड आंसर। अभी देखिए ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम डाउन सिंड्रोम में कुछ नहीं सर, लाइकेन तो आप पहले से जानते थे, क्योंकि इसका जिक्र 2 जगहों पर है, एक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है और ह्यूमन पॉपुलेशन में भी है। तो लाइकेन कुछ नहीं सर, प्लस प्लस का इंटरेक्शन है, 2 स्पीसीज या 2 अलग जीव इन्वॉल्व होंगे जिन्हें एक दूसरे से फ़ायदा होगा। और ये 2 जीव आपको क्या दिख रहे हैं सर, एक तो फंजाई दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, एल्गी दिख रहा है। फंजाई दिख रहा है, एल्गी दिख रहा है, समझ में आया। अब एल्गी चूँकि ऑटोट्रॉफिक है तो फूड बनाती है, और जो फंजाई इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल और वाटर देता है, मतलब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक, तो टिपिकल केस सिम्बायोटिक है, बिटवीन एल्गी फंजाई है। एक कमाल की बात यह है कि जहाँ पर एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो लाइकेन की संख्या घटेगी। जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी हैबिटेट, किसी जगह पे अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है मतलब वहाँ लाइकेन कम होगा, और अगर लाइकेन की ग्रोथ में ज़्यादा दिख रही है मतलब वहाँ एयर पोल्यूशन कम है। तो एक तरह से ये पोल्यूशन के इंडिकेटर हुए। तो ड्यू टू हाई एयर पोल्यूशन दे ग्रो वेरी फास्ट, ही नहीं बहुत ही स्लोली एब्सेंट, ये गलत है, याद रखिए गलत है। और लाइकेन बोथ पार्टनर बेनिफिशियल टू ईच अदर, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक प्रकार का ये म्यूचुअलिज्म है, याद रखिए, प्लस प्लस कंडीशन लाइकेन। और ये आप देख सकते हैं। और देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर लाइकेन की बात करें तो जो एल्गल कंपोनेंट है वो फाइकोबायोएंट, ठीक है, और जो फंगल कंपोनेंट है वो हो गया माइकोबायोएंट। और सर ये माइकोबायोएंट और फाइकोबायोएंट कैसे है, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, याद रखिएगा। अब देखिए जब आपकी किताब में रेस्पिरेशन में कहा गया था बच्चों कि भाई साहब पायरुविक एसिड के बाद क्या हो सकता है, तो पायरुविक एसिड तो बन गया। अब इसके 2 भविष्य, अगर ऑक्सीजन मिला तो भैया जाएगा लिंक रिएक्शन में, पहली बात। और उसके आगे कहाँ जाएगा सर, ये फर्मेंटेशन करेगा या करेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये क्वेश्चन इसी बात पर है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, लिखा XYZ ABC। मैं कह रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 इथेनॉल नहीं सर, ये फर्मेंटेशन है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बन सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2H2। क्यों, क्योंकि ETS के बाद जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो CO2H2 होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड, ये भी गलत है। तो मुझे सेकेंड और थर्ड ही की वो सही दिख रहे हैं, सेकेंड आंसर। ये क्वेश्चन इस बात पर क्या आपको पता है कि भाई साहब पायरुविक एसिड की अगर हम 3 पाथवे बनाएं तो कैसे आप पता करेंगे कौन सा प्रोडक्ट क्या बनेगा। लैक्टिक एसिड में CO2 नहीं निकलता है, और आपका इसमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 इथेनॉल निकलता है। अब जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इसका RQ इनफाइनाइट है, लैक्टिक एसिड का 0, याद रखिएगा, इसलिए RQ 0 1 इनफाइनाइट, ए ग्रेटर देन मोर तो सब हो सकता है। अभी देखिए क्वेश्चन इसी से है। फिर लिखा, आपको मालूम था कि ह्यूमन फीमेल में आपने एक स्ट्रक्चर ऐसे देखा था, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था सर्विक्स, ठीक, और यहाँ पर था वेजाइना, ठीक है, और ये था सर्वाइकल कैनाल। इन दोनों को मिला के क्या बना था सर, बर्थ कैनाल बना था। ये आपकी किताब में लिखा बर्थ कैनाल। और सर्विक्स का काम है स्पर्म को रास्ता पैसेज प्रोवाइड करना आसानी से। तो सर्विक्स हेल्प इन रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस, क्योंकि इसके ऊपर आप देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर यूट्रस बना हुआ है, तो ये ही प्रोवाइड करेगा। सर्विक्स फॉर्म्स द बर्थ कैनाल टू फेवर पार्टुएशन, क्योंकि बर्थ कैनाल जो था सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स का जो कैनाल है सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, ये बर्थ कैनाल बनाते हैं जब पार्टुएशन होना होता है। तो ये 2 काम ह्यूमन फीमेल में होते हैं सर्विक्स में, याद रखिएगा, AB सेकेंड आंसर। और ये देखिए लिखा हुआ सर्वाइकल कैनाल, कैविटी ऑफ सर्विक्स को सर्वाइकल कहते हैं, जो कि वेजाइना के साथ जुड़ के बर्थ कैनाल बनाता है। अब देखिए सैदा, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर में ऐसे ही एडिस दिया हुआ है, इनका काम क्या है। देखिए हेलिकेज का आपको पता है, DNA का। अब देखिए इस हेलिक्स की ओपनिंग सबसे पहले ये तो हेलिकेज करेगा, नो डाउट हेलिकेज करेगा। अब इनकी जो सुपर कॉइलिंग होती है, आपने कभी रस्सी खोला हो तो आप हल्का सा ऊपर से हल्की सी खोलेंगे, वो तो खुल गई, लेकिन खोलने के बाद देखिए फिर वो जुड़ जाती है, तो वो सुपर कॉइलिंग होती है। इनको रिमूव करने के लिए ये एंजाइम इस्तेमाल होंगे। अब प्राइमेज का काम आपको पता है,
आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे सबसे पहले एक आरएनए प्राइमर लगता था जब रेप्लिकेशन शुरू होती थी, तो उस आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करेगा प्राइमेज। और एक बात और देखिए, जितनी बार सेल डिवाइड करती है, रेप्लिकेशन होता है, तो जो आपका एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, अब इसको समझते कैसे हैं, इस क्रोमोसोम के जो एंड पर टीलोमियर होता है, ठीक है, और जितनी बार रेप्लिकेशन होता है ये टीलोमियर छोटा होता चला जाता है। तो ये छोटा होता है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इसमें रेपिटेटिव डीएनए को ऐड करना होता है। याद रखिएगा, एंड ऑफ द क्रोमोसोम को, इसके लिए चाहिए टीलोमरेज एंजाइम टू सिंथेसिस द डीएनए ऑफ टीलोमेरिक एंड ऑफ क्रोमोसोम। तो जितनी बार डीएनए सेल डिवाइड करती है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो ये टीलोमियर एंड छोटा होता चला जाता है, तो डीएनए इसमें ऐड करना होता है, टीलोमरेज एंजाइम। तो ये सारे सही हैं, फोर्थ आंसर याद रखिएगा। तो ये आपका एग्जाम्पलर में ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, फोर्थ आंसर। और ये आप देख सकते हैं डीएनए मैकेनिज्म, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। ए सिंपल ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड टू प्रिमिटिव एंड हैज सिंपल थैलस ऑर्गेनाइजेशन, द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेटाबॉलिज्म आल्सो लो। आपको पता है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनमें रिएक्शंस की टाइप, उनकी कॉम्प्लेक्स, अच्छा बताइए, मैं इतना बड़ा अगर हायर ऑर्गेनिज्म हूँ तो मेरे अंदर ऑर्गन सिस्टम, वेराइटी ऑफ ऑर्गन्स हैं, इनको बनाने के लिए रिएक्शंस हुई होंगी, एंजाइम इस्तेमाल होंगे, और इतने बड़े सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होंगे। आप सिंपल सोचिए, जो थैलस वाले आपके प्लांट होते हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, ठीक, इनके अंदर कितने स्ट्रक्चर हैं और एक एंजियोस्पर्म में कितने स्ट्रक्चर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। और लिखा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू ए मोर इवॉल्व फॉर्म फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी। बिल्कुल सही है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर इवॉल्यूशन ज़्यादा होता है और उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। जैसे हम लोगों में देखिए, सेंसरी सिस्टम जितना हम लोग का डेवलप हो उतना किसी का और का डेवलप नहीं है। जितना ब्रेन हम लोग का डेवलप है किसी और का डेवलप नहीं है। बात को समझिए। तो ये दोनों सेंटेंस, और ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए थर्ड आंसर, ये दोनों सेंटेंस सही हैं, क्योंकि जो ज़्यादा इवॉल्व होगा उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी और जो कम इवॉल्व होगा उसमें मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, कुछ बच्चे इसको बैक्टीरिया से जोड़ रहे थे सर कि वहाँ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, वो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मतलब वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिज्म पाई जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब मेटाबॉलिज्म में वेराइटी ऑफ रिएक्शंस का इन्वॉल्व होना। आप खुद सोचिए, अगर कोई यूकैरियोटिक और हायर लेवल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें आपका क्रेब साइकिल, ईटीएस, लिंक रिएक्शन सब चल रहे हैं। प्रोकैरियोट में ये है नहीं, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसे कहते हैं। हाँ, जो बैक्टीरिया का लिखा है कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, वो फोटोसिंथेटिक, ऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक, कीमोसिंथेटिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइट, ये सब वो चीज़ है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी की अगर आप बात करेंगे तो रिएक्शंस के टाइप ज़्यादा आपके हायर लेवल ऑर्गेनिज्म में हैं। थर्ड आंसर, ये दोनों थर्ड आंसर हैं। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लिखा है डायग्नोस्टिक। अब देखिए, सपोज दैट एक कोई जीव है, इसे कोई बीमारी मान लीजिए हो गई एक्स, इस बीमारी को हमने पता कर लिया, इसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसलिए नहीं आते कि अरे यार चलो टेस्ट करा के आते हैं, तो लिखा नहीं होता कि आपका जैसे पॉलीवर्ल्ड, हमारे कानपुर में है पॉलीवर्ल्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक। तो ये डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है, हम सबसे पहले गए, अपने अंदर टेस्ट करा के बीमारी का पता लगाया। अब बीमारी मान लीजिए हमको मालूम चल गई एक्स, अब डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन, जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन हैं या जो ट्रीटमेंट है, इसको बोलेंगे थेरापॉइटिक एजेंट्स। जो दवाएं हमने दी गई वो थेरापॉइटिक है। तो बीमारी का पता लगाना डायग्नोस्टिक, उसका ट्रीटमेंट करना थेरापॉइटिक एजेंट। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर। अब ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है एंडेमिक, कुछ नहीं सर, एक बड़ा सा आपने हैबिटेट ले लिया, ठीक है, बड़ा सा हैबिटेट, इसमें कोई एक्स स्पीसीज है, मान लीजिए एक्स स्पीसीज है, और एक एक्स स्पीसीज है और ये दुनिया के किसी और जगह पे नहीं पाई जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक। पाएंगे जाएंगे तो केवल यहीं, जैसे कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में है और कहीं नहीं है। अब मान लीजिए हैबिटेट है, यहाँ पे एक वाई स्पीसीज आप बाहर से ला के इंट्रोड्यूस कर दिए किसी और कंट्री से, इसको बोलेंगे आपके एक्जोटिक। जैसे कि हमारे देश में वाटर हायसिंथ है, आइकॉर्निया क्रेसिफा जिसको बोलते हैं, लेंटाना है, पार्थेनियम है, और जैसे आपने पढ़ा होगा गैलापेगोस आइसलैंड में बकरी गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो ये सब क्या है, एक्जोटिक है भाई, ठीक है। जैसे कि अफ्रीकन कैटफिश एक्जोटिक है।
तो लिखा एंडेमिक स्पीसीज ठीक है, और एक्जोटिक स्पीसीज आर स्पीसीज विच आर इंट्रोड्यूस फ्रॉम अदर जियोग्राफिकल रीजन इनटू दिस। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है भाई, समझ गए आप लोग। तो अफ्रीकन कैटफिश जिसको आप बोलते हैं तो वो भी एक्जोटिक है, लेंटाना है, पार्थेनियम है, वाटर हाइसिंथ है, और गैलापागोस आइसलैंड में आपने देखा था गुड को इंट्रोड्यूस किया गया था, और एंडेमिक के वहीं पाए थे, कहीं और नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। जैसे कि आपको कंगारू, दो सेंटेंस सही है भाई। अब देखिए वैक्सीनेशन आपको पता ही था कि सपोज दैट एक कोई एनजीओ है, इसके अंदर किसी चीज़ को लेके हमें पता है कि मान लीजिए स्मॉल पॉक्स ही ले लेते हैं, स्मॉल पॉक्स से सबसे पहले इसको बीमारी हुई, तो जब पहली बार एंटीजन का गया वायरस तो इसके शरीर में इसके लिए एंटीबॉडी बन गया, लेकिन पहली बार इन्फेक्शन करेगा तो चेचक तो इसको होएगा, जैसे मुझे हुआ था कुछ साल पहले, लेकिन दूसरी बार जब होता है तो आपको इन्फेक्शन होता है, तो फिर आपकी बीमारी नहीं होती है। ये बात आपको समझ में आ गया। इसी चीज़ को ये बात समझ में आया कि भाई एक बार बीमारी हुई तो दूसरी बार बीमारी नहीं हुई, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम इस वायरस को कुछ इस तरीके से पहले से इंट्रोड्यूस कर दें तो उससे बीमारी हो ही ना। इसी टेक्निक को हमने बोला आपका वैक्सीनेशन इसी बात पे बनाए गए। और ये क्या होते हैं, वीक्ड आपके माइक्रोब्स होते हैं, एटेंटुएटेड माइक्रोब्स होते हैं, डिस्ट्रॉयड मतलब ऐसे होते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं कि ये हमें बीमारी नहीं करते। इसी बात पर वैक्सीन बनाया गया। अब इसकी दो तरीके हैं, जब आप वैक्सीन डालते हैं तो आपका सबसे पहले जब इन्फेक्शन होता है तो जो आपका बी लिम्फोसाइट होता है, इसमें एक होती है मेमोरी सेल और एक होती है प्लाज्मा सेल, याद रखिएगा, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल क्या होती है, इस एंटीजन का पिक्चर ले लेती है, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है। तो मेमोरी सेल क्या करती है, पिक्चर ले लेती है और एंटीबॉडी पहले से बना देती है। तो इसी बात पे कि अगर हमने वैक्सीन डाल दिया तो मेमोरी सेल पहले से ही आपका, जैसे हमने कोविड का वैक्सीन लिया, जैसे हमें मिजलिस का लगता है, टिटनस का लगता है वैक्सीन, जैसे आपका डीपीटी वैक्सीन लगती है पहले से बच्चों को, ठीक है, खसरा का लगता है। तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही है। ये मेमोरी सिस्टम ना होता तो वैक्सीनेशन करने का कोई मतलब नहीं होता। क्यों, आपने वैक्सीन डाली, इम्यून सिस्टम को पता लगा कि भाई ये किस चीज़ का आपका एंटीजन है, और इसके लिए आपने एंटीबॉडी पहले से बना दी। फिर लिखा एंटीजन जनरेट द प्राइमरी रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, ये भी सही है। एंटीजन जब आया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या था हमारे शरीर का, कि उसने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई। फिर लिखा वैक्सीन आल्सो जनरेट द मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल, बिल्कुल सही है। वैक्सीन ही है जो आपके इन लिम्फो एंटीबॉडी के लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होती है, समझ गए आप लोग। तो ये मेमोरी बी सेल और टी सेल्स होती है। व्हेन द वैक्सीनेटेड पर्सन अटैक्ड बाय द सेम पैथोजन द एग्जिटिंग मेमोरी बी सेल्स आर टी सेल रिकॉग्नाइजेस द एंटीजन क्विकली एंड ओवरवेल्म द इन्वर्ट्स द विद मैसिव प्रोडक्शन लिम्फोसाइट एंटीबॉडी, बिल्कुल सही है। तो जब दूसरी बार इन्फेक्शन होता है तो हमारे मेमोरी सेल को एक्टिवेट हो जाता है कि हाँ भाई ये इस चीज़ का एंटीजन है, हमें पहले से प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है एंटीबॉडी का भी और लिम्फोसाइट्स का भी, याद रखिएगा। तो ये चारों सेंटेंस सही है, वैक्सीनेशन और के लिए ये चारों सेंटेंस सही है भाई, फोर्थ आंसर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 155। ये डायग्राम आपकी किताब में दिया है इंटरफेज, कोई शक नहीं इसमें, पूछे पहचानना कैसे, इसमें कहीं क्रोमोसोम दिख नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एम फेज नहीं है। अब एम फेज नहीं है तो ना प्रोफेज है, ना एनाफेज है और ना मेटाफेज है, ये इंटरफेज है, फोर्थ आंसर। इसको ऐसे ही पहचान सकते थे आप, फोर्थ आंसर। और देख सकते हैं डायग्राम, कुछ नहीं। अल्फ़ा, जब मैंने आपको बताया था बायोटेक के सेकेंड चैप्टर में ये बात बताई गई थी कि बहुत सारे जीव जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल हैं उनका उपयोग ये था कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाए गए, ठीक है, एक विशेष कार्य के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एक विशेष कार्य के लिए। उनमें से एक केमिकल बना अल्फ़ा-1 एंटी ट्रिप्सिन, और ये बीमारी को ख़त्म करने के लिए था, काहे के लिए था, एम्फाइसीमा के लिए, याद रखिएगा। यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, फोर्थ आंसर है। एंटासिड नहीं है, हार्मोन नहीं है, आर्थराइटिस नहीं है, फोर्थ आंसर। ऐसे ही फिनाइल कीटोनुरिया के लिए भी कोई केमिकल बनाए जा चुके हैं, आपकी किताब में दिया है, फोर्थ आंसर। तो देखिएगा ट्रीट एम्फाइसीमा। अब देखिए कुछ नहीं सर, हमें पता है कि जब एक हैबिटेट में एक ए स्पीसीज हो और वो दूसरे से इंटरेक्ट करती चली जाए तो इसको बोलेंगे केवल पॉपुलेशन सिंगल स्पीसीज। एक से ज़्यादा स्पीसीज इंटरेक्ट करेगी तो उसको बोलेंगे कम्युनिटी। अब यहाँ देखिए ए बी सी 3 स्पीसीज है, ये भी कम्युनिटी है और ये भी कम्युनिटी है, तो ये थर्ड कम्युनिटी, सेकेंड कम्युनिटी, सी एंड डी। क्या आंसर आ गया, सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे जो ये डबल लाइन लिखी है इंटरेक्शन, इसीलिए मैंने बता दिया ए से इंटरेक्ट कर रहा है, ए बी से कर रहा है और बी और सी से कर रहा है। पी पी जी जी एक इंटरेक्शन है और ये आपकी एग्जाम्पल में डायग्राम दिया गया है। सी एंड डी सही है भाई,
सेकेंड आंसर कम्युनिटी। और एक बात और, आपकी किताब में कॉमन सेलिज्म, एमेंसेलिज्म, पैरासाइडिज्म, प्रीडेशन, ये जितनी बातें होती हैं ये पॉपुलेशन के लिए नहीं होती, ये आपकी कम्युनिटी के लिए वैलिड है। याद रखिए, दो अलग अलग स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। अब देखिए, आपको पता है कि जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड मेन वो तो हैं ही, बहुत से ऐसे भी हैं जो आपके नॉन एंडोक्राइन होते हुए भी, ग्लैंड होते हुए भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मतलब एक्चुअल में आर्गन वो किसी और चीज़ के होते हैं लेकिन हार्मोन, जैसे कि आपकी हार्ट, जैसे कि आपका किडनी, जैसे कि आपका गोनाड्स, जैसे कि आपका जीआईटी। एक्चुअल में ये आर्गन तो कुछ और, इनका प्राइमरी काम कुछ और है, लेकिन सेकेंडरी काम है कि हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। अब सबसे आपको बताया गया था कि नेचर ऑफ हार्मोन अलग अलग तरह का होता है। पेप्टाइड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, आइडोथायनिन हो सकता है, स्टेरॉयड हो सकता है, एमिनो डेरिवेटिव हो सकता है। तो किडनी और हार्ट से आपको पता, किडनी से निकलने वाले हार्मोन का नाम है रेनिन और एक दूसरे वाले हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोएटिन, ये दोनों पेप्टाइड हार्मोन है। हार्ट से निकलने वाले हार्मोन का नाम है एएनएफ, ये वैसोडायलेटर है, जीएफआर घटाने वाला है, ये भी सही है। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है दो हैं, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला। मेडुला से एमिनो एसिड डेरिवेटिव, कॉर्टेक्स से स्टेरॉयड, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये सर पेनक्रियास से इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन जो निकलता है, ये सब के सब पेप्टाइड होते हैं, ये स्टेरॉयड नहीं होते। फोर्थ आंसर इनका मैच यही है। और ये देखिए, इंसुलिन से निकला, पेनक्रियास से निकला हुआ हार्मोन है भाई, ठीक है, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन। अब देखिए, वास्ट डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइल साइकिल, आपको पता था कि वास्ट डिफरेंस जा रहा है और इधर से एक सेमाइल साइकिल से डक्ट आई, एक इधर से, और ये दोनों डक्ट आपस में ज्वाइन होकर के यूरेथ्रा में खुल जाती हैं। किस फॉर्म में? इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में। तो सेमाइल वेसाइकिल जो एक पेयर होता है उनसे निकल करके एक एक डक्ट आती है और ये सेमाइल वास्ट डिफरेंस से रिसीव होती है। तो क्या किस फॉर्म में खुलती है? ई डक्ट के फॉर्म में खुलती है। सेकेंड आंसर। अब यहाँ पे देखिए लिखा है इट रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमाइल वेसाइकिल एंड ओपन इट थ्राइव डक्ट, ठीक है, सेकेंड आंसर। अब देखिए सेट द वर्ड, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं बच्चों तो आपका इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता, याद रखिएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। मुझे पता है कि जब मैं प्लास्टिड की बात करता हूँ, प्लास्टिड, तो उसमें 3 प्रकार के सबसे पहले थे। पहला था आपका क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और उसके बाद था आपका क्रोमोप्लास्ट। और आपको पता था ल्यूकोप्लास्ट जो थे ये स्टोरिंग के लिए थे और ये कलरलेस थे। इनमें एक का नाम था एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, और एक का नाम था एल्यूरोप्लास्ट और एक का है एलाइयोप्लास्ट। ये तीनों के तीनों ल्यूकोप्लास्ट के टाइप हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है, इलाइयोप्लास्ट जो फैट ऑयल स्टोर करता है। इसका मतलब ये तीनों एमाइलो, इलाइयो, इलो, ये तीनों के तीनों एक प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट हैं। और ल्यूकोप्लास्ट हैं सर तो प्लास्टिड तो हैं ही, नो डाउट। लेकिन टोनोप्लास्ट जो है ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। तो जाहिर सी बात है हमें जो और दिख रहा है बच्चों वो यही है, टोनोप्लास्ट आदि वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। फिर लिखा प्रियर टू द वर्क, आप कहते हैं कि जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया तो ये बात कहा गया कि भाई साहब कुछ तो ऐसा है किसी सेल के अंदर जिसने किसी दूसरे आर वाले ने एस वाले को, एस वाले ने आर वाले को चेंज कर दिया है। फिर उसके बाद और साइंटिस्ट आए, ये ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियार्ड, मैकलिन मैकार्टी। इनके एक्सपेरिमेंट से पहले तक ये माना जाता था कि भैया लिपिड नहीं, ये आपका प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। और इन्होंने बारी बारी एक सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम इस्तेमाल किए और जब इन्होंने डीऑक्सीराइबोज, आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एंजाइम इस्तेमाल किया तो उसके इस्तेमाल करने के बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, ऐसा इनको अनुमान लग गया। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट करने के पहले तक प्रोटीन ही सपोज किया था कि वो जेनेटिक मटेरियल है।
समझ गए, किताब में बात लिखी हुई है। और इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हालांकि ये पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर पाए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये बात ये समझ गए कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कोई और है, मे बी डीएनए। क्यों? जब इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम लगाया तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी हो रहा है। जब इन्होंने आरएनएज एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम इस्तेमाल किया तो अभी भी ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज जब इन्होंने इस्तेमाल किया था तो देखा कि भाई ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, ऐसा इनको अनुमान लगा, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए पूरा। और देखिए, आपको मालूम है कि जब डीएनए बन जाता है 2.2 मीटर का, तो क्रोमोसोम बनने के लिए वो एक घटना से गुजरता है जिसको बोलते हैं सुपर कोआइलिंग। और सुपर कोआइलिंग में इस्तेमाल होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन के दो प्रकार, एक तो बाहर जो रहता है H1, और आपका एक होता है हिस्टोन ऑक्टामर। याद रखिएगा, हिस्टोन ऑक्टामर के 1 2 3 4, इनके 4 के ऊपर 4 सेट रहता है और यही न्यूक्लियोसोम कोर बनाता है। और इनके ऊपर ऐसे डीएनए आपका रैप करके वो आगे बढ़ता है और यहाँ पे लिंकर H1 लगता है। तो H1 जो है हिस्टोन ऑक्टामर में नहीं, ये बाहर होता है। ये दोनों सेंटेंस गलत दिख रहा है मुझे, पहला आंसर, ये दोनों सेंटेंस गलत है भैया, रखिएगा। H1 बाहर रहता है, आपकी किताब में डायग्राम देखिए लिखा है H1 हिस्टोन यहाँ बाहर है क्लिपिंग करने का, और इस हिस्टोन ऑक्टामर में आपका H2A, H2B, H3 और H4, इनके 2 सेट होते हैं, याद रखिएगा। लिखा पोलर मॉलिक्यूल, आपको पता है कि जब आप लिपिड ये मेम्ब्रेन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन, इसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो है, मेजॉरिटी पार्ट वो आपका लिपिड है। और लिपिड का नेचर होता है हाइड्रोफोबिक, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक चीज़ से हाइड्रोफिलिक जो होता है वो सॉल्युबल ना होकर के पार नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए बीच बीच में यहाँ पर कैरियर प्रोटीन होते हैं या पोलर प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखा पोलर मॉलिक्यूल रिक्वायर्स ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं लिपिड के नॉन पोलर लिपिड लेयर को पास आउट नहीं कर पाते, इसलिए इनको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा। और ये देखिए यहाँ से बनाया गया क्वेश्चन, कुछ नहीं, आपको ये किताब में साइज़ दिया हुआ है। टिपिकल बैक्टीरिया की साइज़ 1 से 2 है माइक्रोमीटर, पीपीएलओ की 0.1 है, यूकैरियोटिक के 10 से 20 है, वायरस की 0.2 से 0.2। इसका मतलब सबसे बड़ी साइज़ हमें क्या दिख रही है सर? यूकैरियोटिक सेल। और सबसे छोटा वायरस, वो अगर साइज़ निकालना होगा तो सबसे पहले सबसे छोटा वायरस होगा, फिर आएगा पीपीएलओ, और फिर आपका आएगा टिपिकल बैक्टीरिया, और उसके बाद आएगी यूकैरियोटिक सेल। और पीपीएलओ ही माइकोप्लाज्मा का इनिशियल नाम, याद रखिएगा, थर्ड आंसर। और ये देखिए चार्ट आपकी किताब में बना हुआ है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ नहीं सर, जब आपकी किताब में डायग्राम बना है उसमें मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ। ठीक, यही डायग्राम सिग्मॉइड कर्व बना है। यहाँ पर आपने देखा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन। अब देखिए, एक होता लेफ्ट शिफ्ट और एक होता राइट शिफ्ट। इसको समझते हैं है क्या चीज़? हर वो फैक्टर जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग, इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, समझ गए? हर वो फैक्टर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करेगा वो आपका करेगा लेफ्ट शिफ्ट। हर वो फैक्टर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन या इसके तोड़ने को, इसको डिसोसिएट करने को फेवर करेगा, या यूं कह ले कि जो हीमोग्लोबिन से CO2 के फॉर्मेशन को फेवर करेगा, जस्ट उल्टा, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करेगा और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के डिसन को फेवर करेगा, डिसोसिएशन को, तो क्या करेगा? लेफ्ट शिफ्ट। हर वो फैक्टर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को डिसोसिएशन को फेवर करेगा, तोड़ेगा, तो वो करेगा राइट शिफ्ट। तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हमें राइट शिफ्ट करना है तो जाहिर सी बात है, याद करिए आपने क्या क्या फैक्टर पढ़ा था। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को बनाने के लिए कौन कौन सा था? लो टेम्परेचर था, एक याद रखिए, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को फेवर करने लो टेम्परेचर, एल्कलाइन कंडीशन, और उसके बाद हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, हाई एल्कलाइन कंडीशन, पीएच हाई होना चाहिए। इतनी चीज़ें करेंगे लेफ्ट शिफ्ट, और जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो राइट शिफ्ट।
अब देखिए लो टेम्परेचर की जगह हाई टेम्परेचर, यस सर। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बिल्कुल, और लो pH बिल्कुल सही है सर, समझ गए। तो आप लोग क्या करिए, एक का याद रखिए, दूसरा आपको अपने आप याद रहेगा। मैंने सारी चीज़ें लेफ्ट शिफ्ट याद कर रखी हैं कि मुझे लो टेम्परेचर चाहिए, एल्कलाइन कंडीशन चाहिए, pH हाई चाहिए, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, या मैं ऐसे कहूँ कि मुझे लो पार्शियल CO2 चाहिए। तो ये लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट याद रखिएगा। ये डायग्राम आपकी किताब में देखिए दिया हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर जिबरेलिन। कुछ नहीं सर, एक प्रकार का ये तो PGR है, और ये PGR में कौन, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, याद रखिए PGP है। दूसरी चीज़ का काम ये होता है कि इंटरनोड इलांगेशन, अगर कोई लंबाई में है तो उसको बढ़ाता है। जैसे शुगर केन की यील्ड बढ़ जाती है 20 टन पर एकड़, आप किताब में दिया हुआ है। अंगूर की लंबाई बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है। और अगर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है तो सेनेसेंस को डिले करेगा। अब फ्लावरिंग से पहले बीट और कैबेज में जो इंटरनोड इलांगेशन करता है उस घटना को बोलते हैं बोल्टिंग, तो ये भी ठीक है। फोर्थ आंसर, ये बोल्टिंग का मतलब फ्लावरिंग से जस्ट पहले अगर इंटरनोड इलांगेशन करेगा, इंटरनोड इलांगेशन, तो इसको बोलेंगे बोल्टिंग। और ये कहाँ पर होती है सर, बीट में है, कैबेज में है। फोर्थ आंसर, और ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। फिर एक टर्म ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जो ग्रीक वर्ड आपने, ये ऑक्सीजन का मतलब होता है टू ग्रो, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो पहला आंसर हो गया, कोई नहीं। और ये एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, देखिए लिखा है। ऑक्सीजन का मतलब टू ग्रो होता है। अब देखिए इन विच द प्लांट मेल गैमेट आर ट्रांसपोर्ट बाय वाटर टू फीमेल गैमेट। कुछ नहीं सर, आपको पता है कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको एक मेल गैमेट एटलीस्ट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए जो इससे मीट करें। अब इनके जाने के लिए होते हैं ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। ये सर एयर हो सकता है, यस, ये वाटर भी हो सकता है सर। तो जितने लोअर प्लांट एल्गी, ब्रायो, टेडो, इनमें वाटर से जाता है, याद रखिएगा। अब आपको पता है कि जब आप जिम्नोस्पर्म की बात करते हो, जिम्नोस्पर्म, तो भाई साहब इनमें बना स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं गैमीट। तो पॉलन ग्रेन जिस तरीके से जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसी तरीके से गैमीट गया है। पूरे के पूरे जिम्नोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन जाता है वो जाता है एयर से। एंजियोस्पर्म में अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो पानी से भी जा रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एंजियोस्पर्म में कि जो मेल गैमीट का ट्रांसपोर्ट है पानी से नहीं होता है, क्योंकि जब आपका पॉलन ग्रेन जा रहा है, पानी जो एक्वेटिक प्लांट है जैसे वेलिस्नेरिया वगैरह है, तो उनमें अगर पानी से जा रहा है तो गैमीट भी आप कह सकते हैं कि पानी से ही जा रहा है, ठीक। लेकिन जिम्नोस्पर्म में पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन जाता है एयर से। तो भाई साहब इनमें तो ये बात लग ही नहीं सकती। और ये चूंकि ब्रायोफाइटा मॉस है तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक वाटर के द्वारा ही गया है। तो एल्गी, ब्रायो, टेडो जितने एक्वेटिक प्लांट है उनमें पानी जैसे मेल गैमीट का ट्रांसपोर्ट होता है, याद रखिएगा। इसलिए ऐसा नहीं है, फर्स्ट आंसर। अब देखिए एक केस था, आपको पढ़ाया गया था ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और एक पढ़ाया गया था ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये कुछ बातें बताते हैं, इनके कुछ रूल्स हैं। इन्होंने ये बताया कि अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट की, तो जीनस और स्पीसीज तो होगा ही होगा सर, ये तो आप जानते ही हो। और अगर हम एनिमल की बात करें सर तो स्पीसीज मतलब जीनस और स्पीसीज दोनों होंगे, ये तो आपको पता ही है। अब कमाल की बात है, अगर हम प्लांट की बात करें तो जीनस स्पीसीज के नाम सेम नहीं होने चाहिए, ऐसा इनका रूल्स है। लेकिन एनिमल में ऐसा हो सकता है, जैसा कि आपका नाजा, रेटस नेटस, गोइला, कतला, ये हो सकता है। लेकिन ट्रिटिकम नहीं हो सकता सर, सोइनम नहीं हो सकता, याद रखिएगा। आर्जिमोन आपका ब्रेसिका नहीं हो सकता है, ठीक है। मैंजीफेरा नहीं हो सकता है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, गलत है। और पैंथेरा, अब देखिए, अब आप कहोगे सर पैंथेरा टिग्रिस लिखा है। अब जिस साइंटिस्ट को जो नाम ठीक लगा उसने दे दिया पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। मैं कह रहा हूँ जीनस स्पीसीज के नाम अगर सेम है तो ये एनिमल में ही होगा, प्लांट पे नहीं होगा, याद रखिएगा। ABC फर्स्ट आंसर, ICZN। अब देखिए ट्रिटिकम एस्टिकम लिखा हुआ है। अब देखिए माइक्रोस्पोर सर दो प्रकार के स्पोर मिले, इसका नाम हेट्रोस्पोरस। इसके लिए पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म आपको दिख रहा है, इसके लिए पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म भी आपको दिख रहा है। कुछ टेरिडोफाइट जैसे कि साल्विनिया, जैसे कि स्लेजिनेला, ठीक। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, आपका स्पायरोगारा एल्गी होगा नहीं,
पाइनस हो सकता है, मार्केंसिया आपका लिवर वर्ट ये नहीं होगा, और स्पेगनम मॉस ये भी नहीं होगा। दैट इज थर्ड आंसर, याद रखिएगा। जिम्नोएंजियो हेटेरोस्पोरस, सेरेसाल्विनिया हेटेरोस्पोरस, ये देखिए आप किताब में लिखा हुआ है। आप देखिए कुछ नहीं सर, दो बातें, ये एक तो पहली बात क्रैप का डायग्राम है, और बुक में जो डायग्राम मेंशन किया गया है वो किया गया है बाईलेटरल सिमेट्री से। किससे किया गया है? बाईलेटरल सिमेट्री से। तो बाई सिमेट्री तो हो गई, लेकिन आपको पता है ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो भाई साहब ये सीलोमेड भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन में केवल ये पूछा है सेट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। इस डायग्राम के लिए सही विकल्प बताइए। सिमेट्री तो ये शो कर रहा है नो डाउट, लेकिन अगर मैं यहाँ सीलोम लिखता तो सीलोम भी सही होता, याद रखिएगा, फर्स्ट आंसर। और रेडियल सिमेट्री ये है नहीं, ये क्रेप का डायग्राम है। और ये डायग्राम आप देख सकते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। आप देखिए, आपको मालूम था ये जो हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये मेरा ऐसे आपने देखा हो, ये ईयर पिन्ना है और ये मैमल का यूनिक कैरेक्टर है, लेकिन ये डिफाइन नहीं है। याद रखिए, डिफाइनिंग और यूनिक में अलग अलग बातें होती हैं। मैमल के बहुत से कैरेक्टर यूनिक होते हैं, जैसे कि आपका ईयर पिन्ना, ठीक है, जैसे कि आपका मेमोरी ग्लैंड है, जैसे कि मस्कुलर डायफ्राम है, बॉडी हेयर है, ये यूनिक कैरेक्टर है। लेकिन डिफाइनिंग में केवल मेमोरी ग्लैंड है और आपका मस्कुलर डायफ्राम है। अब सर ये यूनिक और डिफाइनिंग में आप कैसे चीज़ें हैं? इसी डिफाइनिंग को आपकी किताब में एक टर्म दिया मोस्ट यूनिक, याद रखिएगा। मतलब ये मोस्ट यूनिक या डिफाइनिंग का मतलब ये उस ग्रुप में पाए जाते हों और कहीं और ना पाए जाते हों, और ये उस ग्रुप के सारे मेंबर में हों, इसको बोलते हैं डिफाइनिंग या मोस्ट यूनिक। और यूनिक का मतलब ये उस ग्रुप में पाए जाते हों, कहीं और ना पाए जाते हों, लेकिन सारे मेंबर में हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेमोरी हेयर और ईयर पिन्ना कुछ मेंबर्स में एब्सेंट होता है। इसलिए जो ईयर पिन्ना है और हेयर है ये आपका यूनिक तो है लेकिन डिफाइन नहीं है। लेकिन मस्कुलर डायफ्राम और मेमोरी ग्लैंड ये सारे में पाया जाता है। और मैमल तो हमें कैट दिख रहा है, और इसका जीनस तो सर आपको याद ही है, फेलिस, याद रखिएगा। और फ्रॉग आपका एम्फीबिया है, क्रोकोडाइल रेप्टिलिया, गन रेप्टिलिया है, थर्ड आंसर। ये देख सकते हैं यहाँ से दिया गया है। फिर लिखा इन विच ईयर द लास्कर अवार्ड गिवन टू वाटसन एंड क्रिक। कुछ नहीं सर, 1953 में इन लोगों ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और 60 में इन लोगों को ये प्राइज मिला लास्कर। 1937 में क्रिक ने बीएससी की डिग्री ऑब्टेन की, और 1962 में इन्हें रिसर्च कॉरपोरेशन का अवार्ड मिला था। याद रखिएगा, किताब में देखिए ध्यान से, रिसर्च कॉरपोरेशन। और 1962 में ही इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, इन दोनों लोगों को। तो ये आपको याद होना चाहिए किसको क्या मिला, कब मिला, समझ गए आप लोग। तो इन विच ईयर द लास्कर अवार्ड गिवन टू वाटसन, 1960 सही है। ये डबल हेलिक्स, ये नोबेल प्राइज, या कह सकते हैं रिसर्च कॉरपोरेशन। और 1937 में क्या इन्होंने किया, क्रिक ने बीएससी की डिग्री प्राप्त की, सेकंड आंसर। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। इन विच ईयर द लास्कर अवार्ड गिवन टू वाटसन क्रिक। आप वाटसन क्रिक की जब जीवनी पढ़ेंगे क्या सर मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आप क्वेश्चन दे रहे हैं, वैसे तो हम लोग पढ़ते नहीं थे, पढ़िए। आप नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको पढ़ने मजबूर कर देंगे, क्योंकि सवाल हम देंगे, गलत आपका हो ही जाएगा। अब देखिए उनके ईयर में आप देखेंगे बहुत सारी घटनाएं अलग अलग टाइम पे हुई। 1953 में वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया। आप बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, जैसे जेनेटिक कोड, हर पेपर में आपको सवाल देते जाएंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा कैसे भी करके। 1960 में इन लोगों को ये लास्कर अवार्ड का प्राइज़ मिला। 1962 में इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, ये आपकी किताब में दिया है। और 1962 में एक प्राइज़ इनको और मिला, रिसर्च कॉरपोरेशन। आप किताब को ध्यान से देखिए, रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज़ मिला। 1937 में क्रिक साइंटिस्ट ने बीएससी की डिग्री कंप्लीट की। तो ये चार घटनाएं आप किताब में दी। 1953 डबल हेलिक्स मॉडल दिया, 60 में लास्कर प्राइज़ मिला, 1962 में नोबेल प्राइज़ और रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज़ मिला। और क्रिक ने 1937 में बीएससी की डिग्री प्राप्त की, सेकंड आंसर। देखिए आपकी किताब में लिखा 37 में बीएससी डिग्री, 1960 में लास्कर फ्रॉड, रिसर्च 1962। अब देख कुछ नहीं, ये डायग्राम आपको किताब में क्या दिखाया गया सर, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक। और आपसे कहा गया है कि जो आँखों से दिखते नहीं हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स, और जो आँखों से नहीं दिखते हैं जिनके अंदर जान होती है उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए आप देखिए
जब आप बोलते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसमें वायरस नहीं आता, वायरॉइड्स नहीं आता, प्रियॉन्स नहीं आता है। लेकिन जब आप बोलते हो माइक्रोब्स तो इसमें सब आते हैं। इसका माइक्रोब्स बड़ा टर्म है। माइक्रोब्स में वायरस भी आएगा, वायरॉइड्स भी आएगा, प्रियॉन्स भी आएगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में केवल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, याद रखिएगा। तो मैं अगर बोल रहा हूँ ये माइक्रोब्स है तो है, रॉड से बैक्टीरिया है तो है, और माइक्रो तो ये है ही, याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर TMV या एडिनो वायरस का डायग्राम डालता है तो करेक्ट ऑप्शन केवल पहला जाता है, याद रखिएगा। तो वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स ये माइक्रोब्स हैं, लेकिन जो आपका बैक्टीरिया वगैरह है ये माइक्रोब्स भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर ये देखिए डायग्राम। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपको पता था कि सपोज दैट अगर ये ब्लड वेसल्स है, इनके अंदर कोई क्लॉट बन जाए तो इसे रिमूव करने के लिए क्लॉट बूस्टर करके एक केमिकल बना था, ऑप्टेन होता है, याद रखिए। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज। और ये निकाला गया था एक बैक्टीरिया से, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। तो भाई स्ट्रेप्टोकोकस तो बैक्टीरिया है, तो एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक है, याद रखिएगा। ठीक, स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से निकाला गया? ये आपका क्लॉट बूस्टर है। और ऐसे ही आपने पढ़ा था ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग में क्या चीज़? स्टैटिन, मोनस्कस परफूरियस, वो फंजाई से निकाला गया, ईस्ट से। अब देखिए द कैलोट्रॉपिस प्लांट। अब आपने कभी देखा हो, एक होती है ब्राउजिंग एनिमल और एक होता है ग्रेजिंग एनिमल। एक होता ब्राउजिंग एनिमल और एक होता ग्रेजिंग एनिमल। कहते हैं ग्रेजिंग का मतलब घास खाने वाले, घास को चरने वाले, और घास के अलावा किसी पौधे को कोई अगर हर्बीवोरस खा रहा है तो उसको बोलेंगे ब्राउजिंग। इसका मतलब जो गोट कैटिल हैं ये ग्रेजिंग भी हैं, ब्राउजिंग। क्यों? ये घास भी खाती हैं और हरे पत्ते भी खाती हैं, याद रखिएगा। अब आपको पता कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मतलब ये कैलोट्रॉपिस प्लांट, ये एक प्लांट है, घास नहीं है, तो इनको खाने वाले को क्या बोलेंगे? ब्राउजिंग एनिमल बोलेंगे। और ब्राउजिंग एनिमल तो भाई साहब हर्बीवोरस ही होगा। पहली बात, ब्राउजिंग एनिमल क्या होंगे? हर्बीवोरस, क्योंकि ये किसी पौधे को खाएंगे। और इसके अंदर एक केमिकल होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसलिए आपने देखा मदार के पौधे को जो आपके जानवर होते नहीं खाते हैं, उनके अंदर केमिकल बनता है। तो गोट और कैटिल ही जाएगा, टाइगर कार्निवोरस है, दैट इज फोर्थ आंसर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। अब देखिए फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये भी एक प्रकार का ऑड वाला ही क्वेश्चन है। ऑड कुछ नहीं सर, आपको पता था इपिथेलियल टिश्यू एक सिंपल है और एक आपका कंपाउंड है। और सिंपल में 3 प्रकार के स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल। तो ये हो गए। अब आपसे कहा गया था कि जब आप कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें आपका क्या चाहिए? डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, लूज डेंस, और आपका स्पेशलाइज। और डेंस में डेंस रेगुलर इरेगुलर, और स्पेशलाइज में कार्टिलेज, बोन और ब्लड था। तो भाई साहब ये तो कनेक्टिव टिश्यू है, एक अलग प्रकार का टिश्यू, क्योंकि सबसे पहले टिश्यू को 4 तरह में बांटा गया, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। तो भाई साहब यही होगा और आपका डिफरेंट फ्रॉम अदर सी, थर्ड आंसर। अब देखिए DNA मॉलिक्यूल टू जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है ये एक प्लाज्मिड है और हमने इसको यहाँ से कट करके हटा दिया ऐसे, ठीक, और हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया। तो इसे जो लगाया हम इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। ये वेक्टर ही है फोर्थ आंसर। याद रखिए DNA मॉलिक्यूल टू विच अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग के लिए, और ये वेक्टर भेजा जाएगा होस्ट में क्लोनिंग के लिए, फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको मालूम था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये कहाँ से निकाले जाते हैं? ये निकाले जाते हैं प्रोकैरियोट से, ठीक। तो कहते हैं को कितनी चीज़ें इनमें से प्रोकैरियोट से निकालती है? ये सब के सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, तो ये सब निकाले जाएंगे, फोर्थ आंसर, प्रोकैरियोट से। अब जैसे कि देखिए ये निकाला जाए शीशिया कोलाई से, हीमोफिलस से, स्ट्रेप्टोकोकस से, बेसिलस से, और ये आपका निकलता प्रोडेंसिया वल्गैरिस से निकाला जाता है। ये सब के सब बैक्टीरिया है। अब देखिए द इन ह्यूमन, आपको मालूम था कि सेमिनल प्लाज्मा इनको बनाने के लिए आपके ग्लैंड्स थे मेल ह्यूमन के अंदर। पहला था आपका सेमिनल वेसिकल, ठीक, उसके बाद था प्रोस्टेट, उसके बाद था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक।
बल्बस ग्लैंड, ये आपको पता है इसकी संख्या 2 थी, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 2, 1 2 5, तो टोटल मिला कितने हो जाएंगे 5। फर्स्ट आंसर। तो ये मेल एसेस और ये मेल एसेसरी ग्लैंड है जो कि सेवन प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें कितनी संख्या हो जाएगी 2, 1 और 2 5, टोटल 5। तो आपको दिखा था कि बल्ब ये पेयर्ड में है, ये ए है और ये पेयर्ड, ए मतलब सिंगल। अब देख कुछ नहीं सर, 10% रूल जो लिंडमैन ने दिया है, लिंडमैन, इन्होंने ये कहा था कि मैं कह रहा हूँ ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4। मैं कह रहा हूँ यहाँ प्लांट सिक के द्वारा अगर इसने 100% ये प्लांट एनर्जी इससे बनाई, लेकिन अगले ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% जाएगी, फिर इसका 10% जाएगी सर, और इसका 10% जाएगी, 90% यहीं रिटेन रह जाती है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, अगर यहाँ 8000 जूल है तो यहाँ 10% कितना हो गया सर 800, इसका 10% कितना हो गया 80, इसका 10% कितना होगा 8, तो 880 और 8, यही होगा सेकेंड आंसर। और आप देख सकते हैं ये पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में कहा गया है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं ये 10% लॉ लगता है। तो प्यारे बच्चों, सेशन यहीं से ख़त्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। हमारे सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर ने बहुत ही शानदार और वेल एक्सप्लेन किया है, और आने वाले टेस्ट में आप बढ़ कर के हिस्सा लीजिए। हम लोग इस तरह से आपको पेपर डिस्कशन के माध्यम से क्वेश्चन की बारीकियों को सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।